हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एडुग्राम एकेडमी चैनल पर। और बताइए, सब बढ़िया। आई होप सब लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अपने हेल्थ का सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, उसका ख्याल रखें, ठीक है। बाद में कुछ और साथ में मेरे साथ पढ़ाई भी करें। तो लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, काफ़ी कुछ पढ़ा था, और हमने ये कहा था कि हम लोग चेंज इन टेम्परेचर के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं एडुग्राम एकेडमी के कुछ ब्रिलियंट फैकल्टी से जो बहुत ही अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये सिर्फ यही मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप लोग को सारी चीज़ें ऑन टाइम मिल जाए, ओके। तो अगर आपको और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए एडुग्राम एकेडमी से, तो आप उसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड बेनिफिट मिलेंगे। जी हाँ, आप एक बार इंस्टॉल करो, आपको नहीं मिला तो मेरी गारंटी है ये ज़रूर मिलेंगे। और आपको और जानकारी चाहिए एडुग्राम एकेडमी के बारे में, तो आप यहाँ पे जो वेबसाइट दिया हुआ है आप वहाँ भी जाकर सर्च कर सकते हैं, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको देखने को, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम समझते हैं चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। उसका एक एग्जांपल लेती हूँ। हाँ अच्छा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिएक्शन क्या करवा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, जो हमें क्या प्रोडक्ट दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कहा जाता है, जो शायद मैंने पहले भी बताया था। अगर आप मेरी वीडियोस देख चुके हो तो आपको ज़रूर पता होगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं ये भी पता रहना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। आपने लेक्चर्स देखे थे कि नहीं, एक बार देखिएगा ज़रूर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो आप नोट कर ले, और एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है। जब इसका रिएक्शन पानी से करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। मतलब अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद आप टेस्ट ट्यूब को छूओगे, छूना मत, समझ गए ना क्यों। अरे यार, हाथ चलने के भी चांसेस हो सकते हैं, वैसे इतनी ही नहीं, लेकिन उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो डोंट टच। तो चलो इसके अब बाल बच्चों से मिलते हैं चेंज इन टेम्परेचर के, यानी कि इसके टेम्परेचर में चेंज होने के आधार पे केमिकल रिएक्शन को दो हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब ये इंडोथर्मिक क्या है और ये एक्सोथर्मिक क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या लिखा है कि द रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द कंजप्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे इंडो, सबसे पहले वर्ड पे जाते हैं। इंडो मतलब क्या होता है, इन, थर्मिक मतलब हीट। तो यहाँ पे हीट इन मतलब हीट अगर हम देते हैं रिएक्शन में, पहले अगर हम हीट देते हैं तो फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लूँ और अगर फिर उसे मैं हीट दूँ तो वो ब्रेक डाउन कर क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि कोई भी रिएक्शन अगर हीट को कंज्यूम करके प्रोसीड हो तो उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को भी मिला, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स, तो एक और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो अगर यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लेती हूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों को रिएक्ट करवाती हूँ और साथ में हीट भी यहाँ पे देती हूँ, अगर हीट कंज्यूम करते के साथ रिएक्शन प्रोसीड करता है तो हमें क्या मिलता है, NH3, यानी कि अमोनिया, ठीक है, NH3 अमोनिया। तो यहाँ पे हमने ये दो एग्जांपल्स देखा, और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है जो साल्ट रिएक्शन है यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल्स के, तो वो आपको
तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इन दोनों को अगर हम हीट देते और रिएक्ट करवाते तो हमें मिलता है वाटर। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं KClO3 का, पोटेशियम क्लोरेट का। अगर हम इसको हीट देते तो ये टूट जाता है KCl और ऑक्सीजन में। KCl बोले तो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपको अगर यार नाम याद नहीं होते ना कि क्या क्या नाम है और ये KClO3 क्या कहलाता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, वरना बाकी के रिएक्शन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए होंगे और ये सब आपको याद करना होगा, और शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका होगा और आपको काफ़ी चीज़ें आती भी होगी। आई नो आप लोग बहुत समझदार हो। तो देखो यार, जिनको याद नहीं होता उनके लिए केमिस्ट्री का सिंपल सा फंडा है यार, रोज़ रोज़ थोड़ा करो तुम इसे याद, ठीक है। तो इसे अपनाइए और पढ़िए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते, और वो है Cu2O का। तो अगर हम 2Cu2O को हीट देते हैं तो ये टूटता है 4Cu + O2 में, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 2H2O को अगर हम हीट देते तो वापस से ये 2H2O + O2 में टूटता है। अमेजिंग। सॉरी, यहाँ पे 2H2O2 होना चाहिए, ये तो गलत है। हाँ, यहाँ पे O2, ठीक है। तो ये चारों एग्जाम्पल को बता देते, ये सॉल्ट रिएक्शन है मेटल एंड नॉन मेटल का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल प्रेजेंट है, उनका सॉल्ट रिएक्शन है, ठीक है। चलो यार, इंडोथर्मिक पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, और भी अनलिमिटेड बोलना शायद सही नहीं हो, लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के जो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। तो इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मेन डेफिनेशन, द रिएक्शन विच प्रोसीड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो इससे पहले हमने तो इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ा था, उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या मतलब था? गैस का निकलना। तो यहाँ पे हीट का इवोल्यूशन मतलब हीट का निकलना। तो मतलब ऐसा रिएक्शन जो रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद हीट भी रिलीज हो। अरे अभी तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, शायद याद आया कुछ? कैल्शियम ऑक्साइड का, जी। तो उसमें भी क्या हो रहा था? हीट रिलीज हो रहा था एट लास्ट। तो यहाँ भी वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंडर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको डेफिनेशन समझ में आया या नहीं आया? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में, और सबका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, याद रखिएगा। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब निकलना, किसी चीज़ का बाहर निकलना। तो ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। और भी कुछ पॉइंट है इसमें नोट करने के लिए। यहाँ पे ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अभी बस अब याद कर लो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है नहीं पता मेरे को, मैं भूल गया या पता नहीं है मुझे, ठीक है। वो मैं आपको आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बताऊंगी, सो डोंट वरी। यहाँ पे सिंपल सा बता देती हूँ कि एसिड और बेस को अगर हम रिएक्ट करवाते तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो इसको कहते हैं, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यही होता है मेनली। तो फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जल्दी से। तो एग्जांपल सबसे पहले कौन सा लूँ? हाँ, HCl का लेती हूँ। HCl + NaOH, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेती हूँ। दोनों को अगर रिएक्ट करवाओ तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा? सोडियम क्लोराइड + वाटर। तो यहाँ पे साथ में हीट भी रिलीज होगा। एग्जैक्टली, तभी तो इसका नाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिना हीट रिलीज किए कैसे ये रिएक्शन हो सकता है? मतलब लास्ट में रिलीज होगा, होने के बाद हो तो सकता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है HNO3 नाइट्रिक एसिड + कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम मैंने क्या बताया था? इसका निकनेम क्या है, जिसको प्यार से सब क्या बुलाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भूल गए या याद है? अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, स्लिक लाइम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते, दोनों को रिएक्ट करवाते हैं। किसको? HNO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो हमें क्या मिलेगा? CaNO3, कैल्शियम नाइट्राइड + वाटर। तो ये सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो कैल्शियम ऑक्साइड + H2O, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम। और इसमें साथ में क्या रिलीज होता है? हीट।
तो सारे कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, और आप लोग सीरीज़ में सारे वीडियोस देखोगे तो आप बहुत अच्छे से को रिलेट कर पाओगे और बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को बताती हूँ कि केमिकल रिएक्शन का जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन का, ये सिंबॉलिक है। तो केमिकल रिएक्शन वैसे बेसिकली पहले कैसे लिखाया जाता था, पहले लिखते थे हाइड्रोजन HYDROG, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिब्स वाटर, ऐसे इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखने के कारण पहले केमिकल इक्वेशन को लाया गया ताकि हम सिंबल से रिप्रेजेंट करके टाइम भी बचे, स्पेस भी बचे और जल्दी और ईजिली सारी चीज़ें कवर अप हो जाए, ठीक है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को के नोटेशन को ही मतलब केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, H2 + O2 गिव्स H2O। हाँ, मैं बार बार H2O का एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि आप लोग को वाटर हर जगह आसपास तो मिल ही जाता है, इसलिए आप लोग को रिलेट कर पाओ चीज़ों को, इसलिए। तो चलो अब केमिकल इक्वेशन के बाल बच्चे से मिलते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन को 2 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सेकेंड है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे और ऐसे क्यों किया गया है, एंड व्हाट इज दिस बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। तो बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है कि बैलेंस्ड में हमें मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का मिलता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का दोनों का मोल हमें मिलता है अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सेकेंड चीज़ है, लेकिन ये चीज़ अनबैलेंस्ड में नहीं मिलता है, और नहीं मिलता इससे क्या प्रॉब्लम है वो हम ये सारी चीज़ें पहले जान लेते कि क्या क्या मिलता है, क्या किस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। हाँ, तो बैलेंस अगर हम करेंगे तो बैलेंसिंग का मेन मतलब क्या, मेन मोटो क्या होता है, ताकि नंबर ऑफ जो भी प्रोडक्ट और नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, नॉट नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, और दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग से हमें ये मिलता है, और अगर हम अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में देखें तो उसमें ये चीज़ नहीं मिलता है। दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स हमें नहीं मिलता है, और सेकेंड मास भी सेम नहीं होता रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होता वेट ऑफ प्रोडक्ट में, अगर हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये चीज़ देखें तो। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है प्रोडक्ट फॉर्म में, ठीक है। पर ये चीज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नहीं मिलता है, वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के साथ। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ओरिजिन ऑफ बैलेंसिंग क्या है। तो बेसिक से चलते हैं यार, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ बैलेंसिंग सबसे पहले समझते हैं। तो ये बैलेंसिंग का ओरिजिन कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो मेनली बैलेंसिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये आपने पहले कभी सुना है? याद करो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। सुना है, यस। नाइन्थ क्लास में आपको ये पढ़ना था। एंड व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, नॉट चेंज, मतलब कोई चेंज ना हो, कोई चीज़ कंजर्व रहे, चेंज ना हो उसमें कोई। तो मेनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये कैसे हो सकता है, ये बैलेंसिंग से ही हो सकता है। इसलिए बैलेंस अगर हम करते हैं केमिकल इक्वेशन को तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है।
तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे अनबैलेंस्ड रिएक्शन का सबसे पहले देखते हैं। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते तो क्या होता है, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं होता है। तो हमें समझ में आया कि हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पे H2 प्लस O2 का हमने लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया H2O, ठीक है, सिर्फ H2 प्लस O2। तो यहाँ पे हम पहले मास देखते हैं हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा 16। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है तो 16 इंटू 2 इक्वल टू मतलब 32 यहाँ पे इसका मास हो गया। और अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें टोटल कितना हुआ 32 प्लस 2 34 इधर रिएक्टेंट साइड। और यहाँ प्रोडक्ट साइड अगर हम देखते हैं H2O तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है मतलब कि 2 हो गया इसका मास। और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 मतलब 16 प्लस 2 18। तो यार यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे तो वैलेंस ही नहीं है कोई, तो हमें कैसे पता चलेगा। मतलब यहाँ पे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल हो गया जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। सो सैड, बट नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को तो क्या हमें सही मिलता है, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, तो देखते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे सेम रिएक्शन को H2 प्लस O2 को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में लिखती हूँ 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम है क्या, सारे यहाँ पे जितने भी हैं उसके क्या सेम है। तो यहाँ पे H2, यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे दो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन एटम है और प्रोडक्ट साइड में 4, यस। और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम है और साथ ही यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में भी 2, तो वही नंबर ऑफ एटम तो दोनों तरफ सेम है। तो चलो अब देखते हैं कि मास क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्टेंट साइड का मास देखते हैं। तो 32 यहाँ पे O2 का हो गया और हाइड्रोजन का सारा मिला के 4, तो यहाँ पे 36। और प्रोडक्ट साइड भी अगर हम मास निकालेंगे तो 36 होगा। तो यहाँ मास भी सेम है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये फॉलो कर रहा है ना, यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे जो आपने पढ़ा था 9th क्लास में फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन वो फॉलो हो गया। चलो भाई जान बची, वरना आप लोगों को तो लग रहा होगा हमने गलत पढ़ के आ गया क्या। यहाँ से तो समझ में आ गया कि हाँ हमें बैलेंसिंग की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे करते हैं। तो ये बहुत सा सिंपल है, कुछ 4 रूल से। पहला ये है कि पहले सबसे पहले आप उसके स्केलेटल इक्वेशन को लिखें। और ये स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है मैम, ओके, जो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, इसको जो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं ना, H2 प्लस O2 फॉरवर्ड डायरेक्शन एरो गिव्स H2O, इसी को तो कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन जी। तो यहाँ उस सबसे पहले आगे बैलेंसिंग को सीखने से पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें केमिकल इक्वेशन की बता देती हूँ, जो क्या क्या इक्वेशन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ होता है और वो बहुत काम देने वाला है आपको। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अगेन H2O वाला एग्जांपल, कोई बात नहीं, जस्ट चिल। तो यहाँ पे जो H2 प्लस O2 है वो रिएक्टेंट पार्ट कहलाता है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शो कर रहा है, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन भी होता है ये। और ये जो H2 है वो प्रोडक्ट पार्ट है केमिकल रिएक्शन का। और कुछ एक्स्ट्रा सिंबल होते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रैकेट में SgL ये सब जो शो करते हैं ना, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, यस, वो रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो हमने लिया है, जो हमने लिया है यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, वो दर्शाने के लिए हम SLG ये सब लिखते हैं उसके बगल में। और ये जो ट्राइंगल वाला शेप है वो उससे पता चलता है कि यहाँ पे हीट दिया जा रहा है या फिर हीट का सिंबल है ये, ठीक है।
और कुछ हाँ, और ये जो अपवर्ड ब्रैकेट में शाइन है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस में मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। आप मेरी लेक्चर देखा कीजिए तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का सिंबल है, मतलब गैस यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये उसका सिंबल है। और भी आगे आगे कुछ सिंबल्स आएंगे तो वो मैं आपको आगे आगे साथ साथ बताते चलूँगी। सो यहाँ नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन का, वो है कौन द नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो उसके बाद सबसे पहले जब आप इक्वेशन लिख ले स्केलेटल इक्वेशन, तो उसके बाद आप काउंट करेंगे कितने एटम हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस करना एटम को। अगर एक तरफ 2 ऑक्सीजन है, एक तरफ एक ही ऑक्सीजन है, तो उस तरफ भी 2, मतलब दोनों तरफ इक्वल करना है, बैलेंस करना है सारे एटम को काउंट करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है बस चेक करो और कि हमने सही से बैलेंस किया है कि नहीं, यानी कि दोनों साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं। और अगर उससे भी वो अगर हो जाए उसमें भी अगर आपको डाउट है तो नेक्स्ट आपको तो मैंने बताया है कि आप ये चेक कर सकते हो कि वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ मास है प्रोडक्ट है या नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बैलेंसिंग को और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखकर आपको इतने एग्जांपल्स मैं इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपका बैलेंस में हाथ यूँ बैठ जाएगा और बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप खुद से बैलेंस करना सीख जाओगे चाहे कैसा भी रिएक्शन हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।